पूरा देश जो चल रहा है वो जाति व्यवस्था पर आधारित सामाजिक व्यवस्था चल रही है। तो इसकी वजह से हमारा देश बहुत पीछे चला गया। जाति व्यवस्था इस देश का सबसे बड़ा कोड है। तो अभी तक का कार्यकाल आपको किसका पसंद आया? सबसे बढ़िया अगर कार्यकाल रहा होगा, सबसे बढ़िया उत्तर प्रदेश में जी। तो मायावती से कार्यकाल किसी का अच्छा नहीं रहा। एक इस देश में सीढ़ी नुमा व्यवस्था है। ठीक बात। सबसे ऊपर जन्म के आधार पर ब्राह्मण, उसके बीच नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे बनिया, और उसके नीचे दो तरह का शूद्र है, एक अछूत और एक सछूत। एक घर में अगर अपर कास्ट का 4 वोट हैं तो इतनी बड़ी जगह वो मकान बना हुआ है, उसमें उतनी जगह में शेड्यूल कास्ट का आदमी 25 रह ले 25 4 घर होते तो उसमें 25 वोटर होता है। तो वो देखने में लगता है कि इनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी संख्या कम है। आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो क्या है? क्या क्या करेंगे जब बन जाएंगे? हमारी मैनिफेस्टो जो बाबा साहब का कंसेप्ट था और मानवर कांसीराम साहब का कंसेप्ट था, तो हम ट्रांजैक्शन टैक्स लाएंगे, सब टैक्स खत्म कर देंगे, कोई भी टैक्स नहीं, बस एक ही टैक्स देना। एक टैक्स जो संविधान में व्यवस्थाएं दी गई हैं, आज तक संविधान पूरी तरह से लागू नहीं है। इस देश में जाति व्यवस्था आज भी ज्यों का त्यों चल रही है। गांव में नाई बाल बनाएगा, धोबी कपड़ा साफ करेगा, चमार जूता बनाएगा, मतलब वर्ण व्यवस्था अभी भी ज्यों का त्यों चल रही है। अभी की जो भाजपा की जो राजनीति है दलित समाज को लेकर, वो कैसी है? भाजपा जो लाभ ले रही है वो हम लोगों के फूट का लाभ ले रही है। जैसे अब अगर हम बात करें कि अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, बाबा जी मुख्यमंत्री हैं जी, तो आपको बाबा जी कैसे लगता है? सिर्फ उस पर फोकस ज़्यादा रहता है, धर्म पर और हिंदुत्ववादी राजनीति पर फोकस रहता है। जाति आधार पर भेदभाव है, वो जब तक नहीं खत्म होगा तब तक न्याय इस देश में नहीं मिल सकता है। तो ऐसे तो जात का प्रमोशन आप भी कर रहे हैं। हम जात का नहीं कर रहे। Brought to you by JLR Eye Hospital, Kanpur. हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल पर। आज के हमारे जो मेहमान हैं बहुत खास हैं। नाम सुना होगा, भगवती प्रसाद सागर जी 3 बार के एक्स मिनिस्टर हैं और करीब 7 चुनाव लड़ चुके हैं, 4 बार के एमएलए हैं, अब 8वां चुनाव लड़ने वाले हैं। तो पूछेंगे भाई विधानसभा कौन सी है? कहीं से भी लड़ जाते हैं, कोई एक पर्टिकुलर विधानसभा नहीं है। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और आप अपने आज गुरु मंत्र बताइए कि भाई इतनी बड़ी लेगेसी आपकी, कहीं से भी लड़ जाते हैं। ऐसा इस देश में हमारा देश विश्व गुरु था और इस देश में सामाजिक गैर बराबरी सबसे बड़ा विडंबना है। और सामाजिक गैर बराबरी के कारण बहुसंख्यक समाज अपने अधिकारों से वंचित रहता है। जो लोग अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं, जिनको इंसान नहीं समझा जाता है, उनको हम लोग जा करके कैडर बेस पर आधारित उन लोगों को समझाते हैं और इसके बाद उनको ये महसूस होता है कि अगर हमारा कोई हित कर सकता है तो इनके अलावा कोई नहीं कर सकता है। जब तक लोगों को विश्वास नहीं होगा तब तक लोग आपका साथ नहीं देंगे। और जब हम विधायक और मंत्री बनते हैं तब भी जो इंसान ग्राम प्रधान से बात नहीं कर पाता है वो डायरेक्ट हमसे बात करता है। और हमारी गाड़ी पूरे क्षेत्र में हमको ना तो कभी जिले में उसको बुलाते हैं ना प्रदेश में बुलाते हैं। वो हमको वोट देता है तो उसके घर में वहीं से वो बात करेगा, फ़ोन करेगा, उसको ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करेंगे। जो मैं कर सकता हूँ अच्छे से अच्छा वो उसका करते हैं। और रास्ते में अगर मुझे दिखाई देगा जो मेरे साथ कभी साइकिल चलाई है या कोई काम किया है तो लाल बत्ती की गाड़ी, मिनिस्टर वाली गाड़ी वहीं रुकेगी, पहले उससे पूछेंगे, अगर उसके आगे जाना होगा तो अपनी गाड़ी में बैठा लेंगे, उसको आगे छोड़ेंगे। अच्छा, चलते हुए बिठा लेते हैं। हाँ, जिसके पैरों में जूते नहीं
फटे कपड़े हैं, वो भी लाल बत्ती की गाड़ी में बैठेगा और उसको सर्किट हाउस में जहाँ डीएम और एसपी और बड़े बड़े अधिकारी बैठते, वही छोटा से छोटा आदमी जो जाति व्यवस्था का शिकार है, वो आकर के बगल में, हमारे बगल में बैठता है और उसकी समस्याओं का समाधान उसके साथ करवा ठीक बात। मतलब ये एक गुरु मंत्र है, बड़ा गुरु मंत्र है कि जो लोग मतलब ये सिर्फ एससी बिरादरी में करते हैं या किसी भी समाज को? किसी भी समाज का जो भी होगा, जो व्यवस्था के शिकार आदमी है उसके लिए होता है। ठीक बात। तो थोड़ा सा हम शुरुआत वहां से करेंगे कि आपका पैतृक निवास कहाँ से है, पले बढ़े कहाँ, आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली, फिर जब पहला चुनाव लड़े तो आपके पिताजी ने आपको डांटा पीटा कि नहीं पीटा? हम बताएंगे। बताइए। हमारा पैतृक निवास गोपालपुर गांव पड़ता है, भोगनीपुर तहसील के अंतर्गत जी। और हमारा गांव के पूरब तरफ थोड़ा आधा किलोमीटर के बाद जंगल, पश्चिमी क्षेत्र में मैदानी इलाका। तो प्राइमरी हमारी एजुकेशन पहले गांवों में हमारे आसपास कहीं विद्यालय नहीं होता था, तो पहले जगदीशपुर एक गांव था, वहाँ पर मैं प्राइमरी में पढ़ा। फिर बाद में नज़दीक गांव दूसरा मुतहरापुर था, तो वहाँ पर प्राइमरी स्कूल खुला, तो वहाँ पर मुझे भेजा गया। फिर 3 में मैं वहाँ से, चूँकि हमारे गांव में स्कूल खुल गया, तो फिर कक्षा 3 में मैं वहाँ पर अपने गांव में विद्यालय में आया और 3 से डायरेक्ट 5 में मुझे कर दिया गया। तो 4 महीने नहीं पढ़ा, 3 से 5 में 5 में मुझे शिफ्ट किया गया, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा ठीक थे। 3 से 5 में कर दिया गया, तो फिर वहाँ से गांव से ही अपनी कक्षा 5 पास किया और फिर वहाँ से हमारे गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर मोहम्मदपुर इंटर कॉलेज था, पहले हाई स्कूल था वो। तो मोहम्मदपुर हाई स्कूल में मैं वहाँ से जाता था, पैदल जाता था और घर में पैदल वापस आता था। कितना दूर था गांव से स्कूल? लगभग 4.5 किलोमीटर। तो हाई स्कूल के बाद आगे पढ़ाई करी? हाई स्कूल के बाद फिर मैं, चूंकि वहाँ पर हाई स्कूल तक था, इसके बाद फिर मैं पुखराया इंटर कॉलेज में गया। अच्छा, पुखराया इंटर कॉलेज से? रामस्वरूप ग्राम इंटर कॉलेज पुखराया में इंटर पास किया और वहीं पर फिर डिग्री कॉलेज भी, रामस्वरूप ग्राम उद्योग डिग्री कॉलेज नया बना था, तो वहाँ पर ग्रेजुएशन वहाँ किया। और इसके बाद फिर मैं कानपुर आ गया, तो ला मैंने DAV कॉलेज कानपुर से ला किया 78 में, और फिर बाद में मैं यहीं पर वकालत कानपुर में शुरू की। मतलब लॉ से आप जो है राजनीति की तरफ बढ़े। ये सेंटर रहा DBS आपका? हाँ, ठीक कह रहा हूँ। DAV कॉलेज, अच्छा, लॉ कॉलेज, DAV लॉ कॉलेज। अच्छा, तो वहाँ मेरा था, मैं लॉ किया। लेकिन मैं पुखराया में ही जब था तो स्टूडेंट लाइफ में ही सक्रिय हुआ। अच्छा। और लोक दल की राजनीति करने लगे। तो लोगों ने विरोध नहीं किया कि कहाँ एससी समाज से आए हुए हैं और जो है नहीं, मतलब हम पढ़ भी रहे थे, लेकिन हमारा इंटेंशन था कि चूंकि बाबा साहब को हर स्टेप पर पीछे किया गया था और बाबू जगजीवन राम को आगे ला करके उनको आगे किया गया था। बाबा साहब को बहुत यातनाएं और बहुत संघर्ष करना पड़ा। ये चीजें बचपन में कहाँ से समझ में आती? ये हमारे बगल में, वाला था? हमारे बगल में एक गांव था छतेनी। तो वहाँ पर एक डॉक्टर साहब संखवार समाज के, चमार कम्युनिटी के थे, वो तो पढ़ी लिखी फैमिली थी। तो वो MBBS कर रहे थे उस जमाने में। अरे बाप रे। तो वो डॉक्टरी, वो मतलब बाबा साहब के विषय में बताते थे। तो उस वहाँ से थोड़ी हमको प्रेरणा मिली। प्रेरणा उन्होंने दी आपको? मिली कई जगह से, मतलब फिर बाद में स्टडी करना शुरू किया। तो फिर बाद में लॉ किया, लॉ के बाद फिर मैं इसमें राजनीति में प्रॉपर जो है सक्रिय कब हुए? बसपा में? बसपा में 1984 में पार्टी बनी, 14 अप्रैल 1984 को, और 15 अप्रैल से मेंबरशिप उसकी शुरू हुई थी। 15 अप्रैल से। अच्छा। 15 अप्रैल को हमारे यहाँ टैपको में डिप्टी मैनेजर थे राजोरा जी। वो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पार्टी का फाउंडेशन वो डाली गई न्यू, तो वहाँ वो गए थे, वो बाम सेब के आदमी थे। तो वहाँ से वो मेंबरशिप 14 अप्रैल को उनको मिल गई थी। तो वो रात में ट्रेन में बैठे, सवेरे आ गए थे। तो उन्होंने
यहाँ पर हमारे दीना प्रसाद कुरील जी DS4 के अध्यक्ष थे। तो उनको पकड़ करके ये उन्होंने लिस्ट बनाई कि कितने कानपुर में वकील SC BC के हैं। तो वो हमारे चैम्बर में पहले दिन ही, जब 15 अप्रैल को 15 को जब पार्टी का मतलब पहले दिन मेंबर शुरू हुई थी, तो मेरे चैम्बर में आए और उन्होंने बताया, मैंने कांसीराम साहब के विषय में सुन रखा था, मेरा कंसेप्ट क्लियर था, तो इसलिए पहले दिन ही मैं मेंबरशिप ली थी। कभी भी नहीं सोचा था कि मैं विधायक बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, मैं ग्राम प्रधान के लिए भी नहीं सोचा था। लेकिन मैंने आधी कमाई अपनी मैं वकालत में लगाता था, परिवार पालने में लगाता था, आधी कमाई मिशन को खड़ा करने में लगाता था। ठीक बात। तो मतलब मेंबर बन गए हम BSP। हाँ, BSP मेंबर बन गए। फिर बाद में काम शुरू किया तो जीरो से, उस टाइम एक आदमी अगर जुड़ता था तो बड़ा हम लोगों को प्रसन्नता होती थी। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग। तो लोग विरोध भी करते होंगे? बहुत विरोध था कि कमजोर समाज से आते हैं। नहीं, हमारा इससे कोई, चूंकि हम फाउंडर वाले थे, मानवर कांसीराम साहब के टच में, चूंकि उस टाइम बहुत कम लोग होते थे ना, तो इसलिए वो फाउंडर वाले भी थे। क्या आइडियोलॉजी थी मानवर कांसीराम जी की? मानवर कांसीराम साहब की आइडियोलॉजी थी कि इस देश में, ये हमारा देश जो है दुनिया का सबसे संपन्न देश है। यहाँ पर जो भी अर्थव्यवस्था है और जो वो मतलब चलाने वाले लोगों की मंशा सही नहीं है। नहीं तो यहाँ इतने खनिज संपदा अथाह है कि वो चंद लोगों के हाथ में पूरा वो खनिज संपदा है। और पूरा देश जो चल रहा है वो जाति व्यवस्था पर आधारित सामाजिक व्यवस्था चल रही है। तो इसकी वजह से हमारा देश बहुत पीछे चला गया। जाति व्यवस्था इस देश का सबसे बड़ा कोड है, और उसको अगर हम ईमानदारी से इसको लागू कर दें कि कर्म आधारित सामाजिक व्यवस्था के लिए अगर प्रयास करें, तो अगर टैलेंटेड लोगों, सब लोगों को उसके बीच में निकालें, तो इस देश में 100 में 85 लोग, उन्होंने जो वो टर्म रिसर्च किया था, तो कि 100 में 85 लोग जाति व्यवस्था के शिकार हैं। 100 में 85 तब की रिसर्च थी। 100 में 85 हैं, और वो लोग गुलाम और लाचारी का जीवन जी रहे हैं सब। वो एक इस देश में सीढ़ीनुमा व्यवस्था है। ठीक बात। सबसे ऊपर जन्म के आधार पर ब्राह्मण, उसके बीच नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे बनिया, और उसके नीचे 2 तरह का शूद्र है, एक अछूत और एक सछूत। पिछड़ा वर्ग जो सछूत है, जिसको बाहर का गुलामी, तो वो सछूत, और अंदर का जो गुलामी करवानी तो वो पिछड़ा वर्ग, जिसको छूते नहीं थे वो अछूत। तो उनको 6743 जातियों में बांटा गया था। जो बहुजन समाज, जिसको हम शूद्र समाज कहते हैं, इनको 6743 जातियों में बांट करके इनको अलग अलग कर दिया गया था, ताकि ये कभी भी एक ना हो पाए। अगर इनकी संख्या 100 में 85 है तो राजपाट इनका होगा, तो इनको जब तक डिवाइड नहीं करेंगे तब तक इनके ऊपर राज शासन नहीं कर सकते। मतलब बाहुल हैं, तो जिसकी बहुमत होती तो उसका राज होगा। तो उसमें ये कर दिया, ऐसी व्यवस्था बनाई गई इस देश में। ये मतलब पहले से ही लोगों ने सोच के ये सब कर रखा था। ये मनु जी की जो हम लोग कहते हैं, तो उनकी अब ये वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था जो उन्होंने बनाई थी, तो वो वर्ण आधारित सामाजिक व्यवस्था में हम लोग, जिसकी 100 में 85 आबादी थी, वो शूद्र बना दिया गया। और उसमें ऐसा बना दिया गया कि वाल्मीकि से धोबी चमार समझता था हम ऊँचे, चमार से धोबी समझता था हम ऊँचे, धोबी से नाई समझता था हम ऊँचे, मतलब वो बैकवर्ड का फिर वो यादव समझता था हम ऊँचे। तो वो जो जातियों में बटा समाज था, वो कभी भी एक नहीं हो पाया। तो उसकी 100 में 90 आबादी थी, तो उसका शोषण का वो शिकार होता रहा, लेकिन वो एक नहीं हुआ। तो मानवर कांसीराम साहब ने इस कंसेप्ट को समझा, और उन्होंने जाति व्यवस्था के शिकार लोगों को एक करने के लिए वाम से DS4 और फिर BSP बनाई। तो उन्होंने जब वो चीज़ की, तो वो उनका ये कहना था कि हमारी 100 में 85 आबादी है, और अगर एक दिन का ये भोजन छोड़ दें, एक टाइम का अगर एक भोजन छोड़ दें, तो 1 रुपये अगर समझ लो तो 85 करोड़ रुपया होता है। अगर उसको हम ट्रेंड कर दें तो 1 रुपया वो अगर दे देगा तो 85 करोड़ रुपया होता है। उस जमाने में 85 करोड़ में हम 5 बार लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं उस समय पे। तो हम 25 साल इस देश का शासक रह सकते हैं। तो वो उनका कंसेप्ट था। तो उसको कैडर लगा करके हम लोगों ने
बना तैयार किया था। मतलब वोट बैंक खूब है काम करने के लिए। वोट बैंक का काम किया था। तो पहली बार इलेक्शन कब लड़े बसपा से? वो उन्होंने जब ये किया तो ये कहा कि 84 में पार्टी बनी गई, आगे बढ़ी, और इसके बाद उसी टाइम लोकसभा का चुनाव लास्ट में डिक्लेयर हो गया था। 94 में 84 में चुनाव डिक्लेयर हुआ लोकसभा का। तो ये हुआ कि हमारा जब हम नए नए जुड़े थे तो वाम सेव के लोग पूरा तैयार कर रहे थे। तो ये हुआ कि 3 लोकसभा कानपुर की थी, तो ये तीनों में लड़ाना है कैंडिडेट को। तो पहले कांसीराम साहब का ये कंसेप्ट था कि पहले हम हारने के लिए चुनाव लड़ेंगे, पार्टी का प्रचार होगा तो हम हारने के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो हम हारने के लिए हमसे भी कहा गया कि आप घाटमपुर, उस टाइम लोकसभा थी, कि आप घाटमपुर लड़ लीजिए। तो हम उस टाइम मुंसिफ मजिस्ट्रेट की हम तैयारी कर रहे थे, वकालत करते हुए जज की तैयारी। ठीक बात। तो हमने कहा कि हम दिवाकर जी को लड़ाए रहे, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हमने फिर आर के दिवाकर जी को चुनाव लड़ाया घाटमपुर से। और हम उस टाइम मुंसिफ मजिस्ट्रेट तैयारी कर रहे थे, लेकिन इनको चुनाव लड़ा रहे थे। उसी टाइम काउंटिंग होने में हमारा कॉल लेटर आ गया था वहाँ से। उसके पहले 2-4 दिन मुंसिफ मजिस्ट्रेट की परीक्षा है, तो इलाहाबाद जाना था। तो मैं फिर बाद में काउंटिंग के बाद वहाँ चला गया था, तो हारने के लिए चुनाव लड़े थे। तो फिर मैं 84 में फिर मैं मुंसिफ मजिस्ट्रेट की परीक्षा रिटर्न पास की, लेकिन इंटरव्यू में 5 नंबर से मैं रह गया। तो मेरी दिशा जो है, और मैं चूँकि कैडर बेस पर मानवर कांसीराम साहब के नज़दीकी थे, फिर मैं पूरी तरह से समर्पित होकर के पीएसपी में काम करना शुरू किया। ठीक बात। पहली बार चुनाव कब लड़े? पहली बार हम 86 में चुनाव लड़े। 86 में लड़े एक बार। तो वो जीते कि हारे? कौन सी विधानसभा? पहली बार तो चुनाव हारने के लिए लड़े थे। और अच्छा। कानपुर मंडल में सबसे ज्यादा वोट हमको मिला था भोगनीपुर विधानसभा में 10,000 वोट। और इसके बाद जब 93 में अलायंस हुआ सपा बसपा का, तब ये हुआ कि चूंकि हम कानपुर का भी तैयार करते थे, कानपुर मंडल का, और मतलब हम कैडर बेस पर थे, तो हम पूरा बाहर से लोगों को ला करके कैडर भी लगवाते थे और सब कुछ करते थे। पूरा काम करना पड़ता था सब। तो मानवर कांसीराम साहब के बड़े वैसे लोगों में गुड विसर में थे। तो 93 में जब ये हुआ कि अलायंस हुआ तो मानवर कांसीराम साहब ने और मुलायम सिंह जी की बैठ के बात हुई। तो ये हुआ कि जहाँ तुम्हारे पिछले चुनाव में जहाँ आपका वोट ज़्यादा है वहाँ आप चुनाव लड़ेंगे, और जहाँ बसपा का वोट पिछले चुनाव में ज़्यादा रहा वहाँ बसपा चुनाव लड़ेगी। तो भोगनीपुर से हमसे समाजवादी पार्टी का 700 वोट ज़्यादा था, तो वो सीट उनके साथ उनके उसमें जा रही थी। तो मानवर कांसीराम साहब ने हमसे पहले पूछा कि वहाँ कौन आगे था, तो हमने कहा साहब यहाँ पर 700 वोट से ज़्यादा आगे रहे, सपा आगे थी। तो उन्होंने कहा तुम तैयारी करो, मुलायम सिंह से सीट ले लेंगे। तो जब चुनाव आया तो मुलायम सिंह से बात हुई, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो बहुत से नेता ऐसे हैं जो तुम्हारे वोट ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे नेता बड़े वैसे हैं। तो कहने लगे बताइए कौन से हैं। तो उन्होंने 3 सीटों का बताया। तो कांसीराम साहब ने हमारी सीट लेने के लिए 3 सीटें दी, और वो भोगनीपुर अकेले हमसे उन्होंने ली। क्या बात है। तो ये मतलब उनका पूरा आशीर्वाद प्राप्त था। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा कैडर बेस पर। फिर 93 लड़े, फिर 93 में सपा बसपा से और मंत्री बन गए। मंत्री बने। मंत्रिमंडल में क्या कार्यकाल मिला? मंत्रिमंडल में पहले पर राज मंत्री मुझे बनाया गया, बीएससी को माध्यमिक शिक्षा दी गई। अच्छा, तो उसमें उस समय तो जो है बहुत मतलब पिछड़ापन था चीज़ों में, तो कुछ क्या क्या काम किया आपने? बड़े काम कौन कौन से याद है आपको? वो मात्र वो 4.5 महीने की सरकार में मैं मंत्री बनाया। अच्छा, जब फिर सरकार बदल गई थी और फिर सरकार गिर गई। अच्छा, आपस के अलायंस ब्रेक हुआ होगा? ब्रेक हुआ तो सरकार गिर गई। तो फिर बाद में 96 में चुनाव हुआ, तो मैं 96 में बिल्लौर से चुनाव, भोगनीपुर के बजाय बिल्लौर से मुझे फिर बिल्लौर लड़ गए। वो मुकाम कभी नहीं जीती थी, तो फिर बिल्लौर जाकर। बिल्लौर में क्या रिश्तेदारी रही आपकी? नहीं, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं। हमारी कैडर है, हमारा कोई रिश्तेदारी का मतलब नहीं है। हमारा वर्कर ही हमारा रिश्तेदार है। हमारा सब कुछ वही है। हर जगह आज भी वर्कर है। हाँ बिल्कुल है। बट अब तो बसपा खत्म हो गई, जैसे कि बसपा खत्म हो, लेकिन कैडर वाला जो इतना पुराना आदमी है वो सब हमको जानता है, और वो बाई फेस जानता है, बाई फेस, बाई नेम, बाई वर्क जानता है। जैसे 3 इस पे अलग अलग समीकरण है। आप 96 लड़े,
जीते बिल्हौर से, हाँ फिर 2002 लड़े, बिल्हौर से हारे, हारे। ठीक बात। हाँ फिर 7 से 12 लड़े, अब झांसी चले गए। झांसी चले गए, झांसी तो से- मतलब पहले भोगनीपुर, फिर बिल्हौर, फिर झांसी, हाँ फिर उसके बाद अब घाटमपुर चले गए। नहीं, घाटमपुर नहीं, उसके बाद फिर बिल्हौर बिल्हौर आए, आए, फिर बिल्हौर आए, बिल्हौर भाजपा फिर से फिर जीते, घाटमपुर गए। फिर घाटमपुर गए। तो इतना घूम घूम के कैसे चुनाव लड़ लेते हैं? ऐसा है कि हमको जहाँ भी भेजा जाता है तो हमारी वर्किंग ऐसी है कि वो हम अपने आप सेट कर देते सेट हैं। कर लेते हैं। ये फार्मूला कौन सा है? फार्मूला वो बताइए। फार्मूला नहीं बताएंगे, वो बाद में। अच्छा, फार्मूला नहीं बताएंगे। चलिए, हम 2017 से 22 में आएंगे। आप बीजेपी से लड़े, जी। तो आपने फिर पार्टी बदली, कि उससे पहले आप 7 से 12 आप जीते हुए थे। 7 से 12 जीते थे। झांसी से, बसपा से हाँ, जीते थे। मऊरानीपुर से। फिर बसपा बीच में कमजोर हो गई। बसपा 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की हाँ। सरकार बन गई। उसी के बीच में 14 में सेंट्रल में मोदी जी आए, फिर बसपा कमजोर हाँ, पड़ी, उसी बीच में कमजोर हाँ, पड़ी उसी- ना। उसी। तो फिर आप भाजपा क्यों चले गए? भाजपा में गया नहीं था, मुझे ले जाया गया। ऐसा है अच्छा। कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी और हम लोग चिंतन कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो बहन जी जितने मानवर कांसीराम साहब के कैडर के लोग थे उनको सबको निकाल करके बाहर कर रहे थे, और नया अपनी जो उनके चमचे टाइप के लोग थे तो उसको अंदर कर रहे थे, जो वैसे थे, पैसे दे रहे थे जो। अब हम उसको नहीं कह सकते हैं, जो पार्टी फंड में या जो भी उनका अपना फार्मूला रहता हो, जो अपना फार्मूला रहे तो उसकी वजह से हम लोग थोड़ा कैडर पर जो ख़त्म हुआ रहा था हमारा, तो हम लोग दुखी थे। तो मौर्य जी को भी झटका लगा, तो उनको भी पार्टी छोड़ी। तो हम लोग ये कह रहे थे कि अब क्या किया जाए। मानवर कांसीराम साहब खत्म हो गए और ये सब लोग महापुरुषों का जो मूवमेंट खत्म हो रहा है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो हम लोग उसके लिए चिंतन कर रहे थे। तो हम लोगों ने लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर मैदान में रैली बुलाई थी कि इसमें हम लोग पब्लिक को बुला करके और उसमें डिसीजन लेंगे। तो उसमें अलग अलग जिले का लोगों को प्रभारी हम लोगों ने बनाया था, और उसमें प्रभारी बना करके कि इतनी भीड़ आपको अपने अपने स्तर से लानी है। ठीक, रमाबाई अंबेडकर मैदान में रैली होनी थी। तो हम मौर्य जी के यहाँ हम बैठे थे अंदर वाले कमरे में नीचे, वो ऊपर ऊपर नहाने ऊपर चले गए थे। तो अमरनाथ मौर्य जी इलाहाबाद के थे, तो वो अतीक अहमद के सामने बीएसपी से लड़े थे। अच्छा। पहले लड़ चुके थे। वो थोड़े वोट से अतीक से हार गए थे। अतीक का आतंक था, तो थोड़े वोट से वो हार गए, हरा दिए, मतलब वो गुंडागर्दी में हार गए जी। तो वो इलाहाबाद और फतेहपुर के रैली के प्रभारी अमरनाथ मौर्य जी को बनाया गया था। तो अमरनाथ मौर्य जी आए और उन्होंने आ करके और लोग बैठे थे अंदर वाले कमरे में, तो उसमें हमसे कहने लगे कि सागर साहब, आप पहले हमारी बात सुन लीजिए। क्या बात बताइए भैया। थोड़ा गर्म होकर के बात, दुखी मतलब वैसे होकर, समझ गए, थोड़ा टेंशन वैसे बात की। कहलें देखिए पहले हमारी बात सुनिए, तुम बहुत सीनियर नेता हो, 43-44 साल की आपकी राजनीतिक करियर है, और 43-44 साल बाबूजी का, मौर्य जी का भी करियर है। तो मौर्य जी आपसे अब आपके दोनों लोगों को बैठ करके डिस्कशन होता है, और वो जो तुम कहते हो वही वो चलते हैं, तो हमारी बात पहले सुन लो। ठीक बात। ये जितने लोगों ने पार्टी बनाई है, उनके पास जिनको निकाला गया बीएसपी से, उन लोगों ने पार्टी बनाई, बहुत लोगों ने पार्टी बनाई। 1% भी वोट बैंक शेड्यूल कास्ट का या बैकवर्ड का उनके साथ नहीं गया, सब खत्म हो गए। तुम लोग पार्टी बनाओगे तो खत्म हो जाओगे। और आज की तारीख में मेरी बात आप समझ लीजिए कि तुम 6 महीने के लिए बाबा साहब को, तथागत बुद्ध और जितने महापुरुष हैं सामाजिक परिवर्तन के, इनको 6 महीने के लिए ब्रेक कर दो और बीजेपी से टिकट ले लो, और बीजेपी से टिकट लेकर के विधायक बन जाओ, मंत्री बन जाओ, जो बन जाओ। जब आप पावर में होंगे तभी आपके साथ लोग आएंगे, नहीं तो कोई भी आपके पास आने वाला नहीं। जिनको निकाल दिया जाता तो कोई आदमी आता नहीं है। हमको निकाल दिया गया था तो हमारे पास कोई नहीं आता था। तो उसकी बात जब उसने कही, और ये कहा कि ये बात आपको समझ में आएगी, मतलब जिसके पास पावर लोग उसके पास आएंगे। ठीक। फिर बाद में उसने जब ये कहा कि जैसे आप विधायक बन जाएं या मंत्री बन जाएं, तो फिर सब महापुरुषों को लेकर के आ जाइए और फिर अपने सिद्धांतों पर आप चलिए,
बीजेपी के सिद्धांतों पर मत चलिए, अपने सिद्धांतों पर, अपनी लेगेसी वापस से कंटिन्यू अपनी करिए, और उसमें फिर तुमको ये निकाल नहीं पाएंगे और तुम अपने लोगों का मदद कर पाओगे और फिर आप मिशन के लिए फिर आप अपने फ्यूचर में आपका स्थान बन जाएगा, फिर आप अपना चेंज कर लेंगे। हालांकि आप 17 से 22 तो जीते। हाँ जीते। हाँ। और वो कभी बीजेपी की वहाँ पर कभी भी सीट जीती नहीं, कभी भी नहीं जीती। और वो लोग हमारे पास जिला अध्यक्ष जी आए बीजेपी के, राम शरण कटियार जी, और उन्होंने कहा सागर साहब आप अगर आ जाएंगे, उन्होंने नीचे देखा फॉलोइंग हमारी बहुत ज़बरदस्त थी, तो लोग डिमांड कर रहे थे कि सागर साहब लड़ेंगे, चाहे कहाँ से लड़ें तो वो जीत जाएंगे। तो उन्हें हमारे पास आए महामंत्री और अध्यक्ष जी, और उन्होंने कहा कि सागर अगर आप हमारे यहाँ आ जाएंगे तो हमारी एक सीट बढ़ जाएगी। तो फिर हम वो कोशिश की और फिर मौर्य जी को भी वहाँ से कन्विंस हुआ और फिर रैली में उसमें अमित शाह जी आए थे और हम लोग बीजेपी में शामिल हुए। मतलब आप बिल्हौर 3 दफा लड़े? बिल्हौर 2 जीते, 3 बार लड़े, 2 बार जीते। हाँ, 2 जीते, 1 हारे। 1 हारे। और उसके बाद अब उसी सीट पे करंट एमएलए अभी राहुल बच्चा जी हैं। राहुल बच्चा जी। ठीक बात। उसके बाद 22 में घाटमपुर चले गए। हाँ 22 में घाटमपुर, 22 में घाटमपुर अभी सपा से, फिर सपा में चले गए, भाजपा से। ये आपका जो चल रहा है सब में घूम रहे हो आप। हाँ सपा में चले गए। और वो सपा में जो गए तो हम लोगों ने ये सोचा कि 2019 में जो अखिलेश जी ने सपा से बसपा का अलायंस हुआ था, तो उन्होंने अपनी जीती हुई सीटें सब बसपा को दी और बड़ा अच्छा लचीला रुख अपना करके उन्होंने अलायंस किया। तो हमने ऐसा लगा कि जो चमार में और यादों में रिफ्ट थी बहुत ज़्यादा, तो उस चुनाव के बाद रिफ्ट खत्म हुई। तो ऐसा लगा कि ये कुछ करेगा, ये आदमी कुछ करेगा। तो वो चूंकि बीजेपी में हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ जो है सब गड़बड़ खत्म, मतलब हमारा सब जो हमारे महापुरुषों का सपना था सब चकनाचूर हो रहा है। तो हम लोगों ने सपा में हमने सोचा कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव का रुख कुछ दूसरा है, तो इसलिए हम मौर्य जी को और हम सब लोग कन्विंस होकर के अखिलेश जी के साथ गए। और जब वहाँ पर भी बहुत ही दूसरी स्थिति देखी, तब फिर वहाँ भी समीकरण बदला पाएगा। हमने ऐसा लगा कि हम यहाँ से कुछ महापुरुषों का मूवमेंट को हम जिंदा नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो सिर्फ राजनीति, स्वार्थ की राजनीति है, बाकी व्यवस्था परिवर्तन की कोई राजनीति नहीं है, सामाजिक और आर्थिक। अखिलेश जी आपको कैसे लगते हैं पर्सनली अगर पूछे तो? देखो व्यक्तिगत आदमी वो ठीक है, हाँ, लेकिन अब वो अंदर की, अब उनका हर एक प्लानिंग क्या होती है ये तो वो अकेले डिसाइड करते हैं कि बाकी लोग और भी जो है पूरा समीकरण रहता है पार्टी का? हमें तो ऐसा लगता है कि उनकी टीम है जो पुरानी जो स्टूडेंट लाइफ की, उनके उसमें ज़्यादा वो वही लोग जो बोलते हैं वही डिसीजन होता है, वो डिसीजन, और वो सब लोग बैठ करके वही करते हैं। और वो बाकी अपने परिवार के भी ज़्यादा लोगों को। ठीक बात। फिर आप 22 में घाटमपुर लड़े, अब किस पार्टी में हैं? हम लोगों ने जितने भी महापुरुष थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब, इन महापुरुषों की जो आइडियोलॉजी थी, जो विचारधारा थी, उसी विचारधारा को हम लोग जमीन में पुनः स्थापित करने के लिए, इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए और कर्म आधारित सामाजिक व्यवस्था के तहत काम करेंगे। और जो जितना टैलेंटेड होगा, जिस तरह से होगा, उसी को उस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे। और जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। वापस से वही कंसेप्ट लाएंगे मानवर कांसीराम साहब का, कि जिसकी जितनी संख्या भारी, कोई भी जात का आदमी किसी के नेता के ऊपर आश्रित न रहे, वो अपना नेतृत्व खुद करे और अपने समाज का उत्थान करे। और उसकी हमारी आइडियोलॉजी होगी, जिसकी बहुत छोटी आबादी होगी, बहुत कम है, उसको भी हम आयोग का चेयरमैन या कुछ बना करके कैबिनेट मंत्री बनाएंगे, जितनी भी जातियां हैं, और उनको कैबिनेट मंत्री बना करके, और उनके साथ मुख्यमंत्री एक दिन बैठक करेगा और IAS अधिकारी सब उनके साथ लगाए जाएंगे कि वो जाति व्यवस्था में उनके जब शोषण हो रहा है उसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे उनको ऊपर लाया जाए, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी
कैसे खत्म की जाए और उनको भी समाज के मुख्य धारा में लाया जाए। मेन हमारा मोटिव ये होगा। ये मतलब विजन है, ये है अपनी जनता पार्टी का अपनी विजन, जनता। मतलब जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद प्रसाद मौर्य जी हैं। आपकी मित्रता कैसी स्वामी प्रसाद मौर्य जी से? मित्र हैं, भाई हैं, गुरु हैं, कौन है? नहीं, हम लोग एक गुरु के चेला है। एक गुरु के चेला। हाँ, गुरु कौन रहे? हमारे मानवर कांसीराम साहब। गुरु वही, ठीक बात। राजनीतिक गुरु वही है। अभी 27 में कहाँ से लड़ेंगे? 27 में हम 2 जगह से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। एक बिल्हौर से, विधानसभा कानपुर नगर की जो बिल्हौर है जी, वहाँ से, और झांसी की मऊरानीपुर विधानसभा, 2 जगह से तैयारी। दोनों जगह अभी काम शुरू कर दिया, इसका मतलब आपने। बिल्हौर का क्या समीकरण है? कितने %, कौन कौन से वोटर हैं? जनरल कितने, SC कितने हैं, OBC कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं? बिल्हौर में लगभग 35 से 40 हज़ार मुस्लिम वोट है। अच्छा। और लगभग 1,10,000 से 1,20,000 के लगभग शेड्यूल कास्ट है, SC कैटेगरी है, ठीक है। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जनरल वाला ये लगभग, चूंकि ये बताते ज़्यादा हैं और ये, लेकिन माहौल क्रिएट करने के लिए। और एक घर में अगर अपर कास्ट का 4 वोट हैं तो इतनी बड़ी जगह वो मकान बना हुआ है, उसमें उतनी जगह में शेड्यूल कास्ट का आदमी 25 रह लेगा। 25, 4 घर होते तो उसमें 25 वोटर होता है। तो वो देखने में लगता है कि इनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी संख्या कम है। तो ये अपर कास्ट का वोट जो है वहाँ पर 70,000 के लगभग। 70,000। OBC कितना है? वो बाकी सब OBC है। जितना बड़ा 4 लाख से ऊपर का वोट है, तो बाकी जितना बचा वो सब टोटल 4 लाख है। 4 लाख के लगभग वोटर है। अच्छा, टोटल 4 लाख के आसपास। लगभग 4 लाख के लगभग। ठीक है, तो मतलब SC OBC लगभग 1.25 लाख के आसपास, 1.5 के लगभग पड़ेगा। 1.5 के आसपास आएगा। 1.25 के लगभग, 1.25 के। हाँ, आप अभी तो खुद ही लड़ेंगे, क्या आपके बेटे भी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं इसी बार 27 में। अपनी पूरी विरासत हैंडओवर करने वाले हैं? विरासत नहीं, वो विरासत नहीं, उसको लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं ना, उसको काम करना सिखा रहे हैं क्षेत्र में। नहीं, उसको कल ही हम गए थे लेकर के। अच्छा, लेके जाते हैं, लेकर के गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए क्या कहेंगे? मतलब किस तरह का व्यक्तित्व है, कैसे हैं? बिकॉज बीच बीच में तो बड़ी वो तीखी टिप्पणी या अनोखी कर देते हैं, दोनों चीजें हैं। ऐसा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो महापुरुषों का कंसेप्ट है जी, उसी कंसेप्ट को लेकर के वो बोलते हैं, और वो तर्क आधारित बात रखते हैं, और वो लॉजिक और प्रमाणित बात रखते हैं। और उसमें किसी को कभी बुरा लगता है, लेकिन वो जो बात रखते हैं, जब बुरा लग रहा है तो कह क्यों रहे? नहीं कहना चाहिए, इस चीज को तो जान रहे हैं। नहीं, लोगों को जो अंधविश्वास में अगर कोई फंसा है तो उसको निकालना भी जरूरी है। नहीं तो वो हमारा समाज, चूंकि हम कर्म आधारित सामाजिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं, तो हम अंधविश्वास में नहीं जकड़ना चाहते हैं। जो देश को हम स्वर्णिम भारत बनाना चाहते हैं, तो हमारा कंसेप्ट दूसरा है। हम स्वार्थ की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम देश को भारत का विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो उस कंसेप्ट को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। ठीक बात, मान गए आपकी बात हम। आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो क्या है? क्या क्या करेंगे जब बन जाएंगे? हमारी मैनिफेस्टो जो बाबा साहब का कंसेप्ट था और मानवर कांसीराम साहब का कंसेप्ट था, जो संविधान में व्यवस्थाएं दी गई हैं, ये 75 साल से ज़्यादा संविधान को बने हो गए, अर्पित करे हुए, लेकिन आज तक संविधान पूरी तरह से लागू नहीं है। इस देश में जाति व्यवस्था आज भी ज्यों का त्यों चल रही है। गांव में नाई बाल बनाएगा, धोबी कपड़ा साफ करेगा, चमार जूता बनाएगा, मतलब वर्ण व्यवस्था अभी भी ज्यों का त्यों चल रही है। अभी भी व्यवस्थित है, व्यवस्था वही है। अभी भी आप देख लीजिए को वाल्मीकि का चले जाओ तो उसका घर अलग से दिखाई देगा, दूर से उसकी बस्ती में लगा चले जाओ, चमार की बस्ती में चले जाओ तो देखने से लगेगा कि ये शुद्ध, अभी भी अछूत उसी हिसाब से। तो वो जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था जाति व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था को उनको सम्मान पूर्वक स्थान दिलाने के लिए
और इस देश को वैभवशाली भारत बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। और जो देश में सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, तो जो टैक्स है ये सबसे ज़्यादा देश को पीछे लिए जा रहा है। भिखारी भी अगर बिस्कुट खरीदता है, माचिस खरीदता है, तो उसको भी टैक्स देना पड़ता है। हम 2027 में सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में, हमारा कंसेप्ट है, क्लियर है, और हम 2027 के लिए तैयारी हमारी शुरू हो गई है। 2029 में हम केंद्र में सरकार बनाने के लिए पहल करेंगे। हाँ, और हमारी जब बन जाएगी तो हम ट्रांजैक्शन टैक्स लाएंगे, सब टैक्स खत्म कर देंगे, कोई भी टैक्स नहीं, बस एक ही टैक्स देना, एक टैक्स कि जो लेन देन होगा बैंक से, और बड़ा नोट जो है वो सब बंद कर देंगे, बड़ा नोट बिल्कुल बंद कर देंगे, बहुत छोटा नोट लागू करेंगे ताकि कोई पैसे घर में रख ना पाए। तो वो बहुत छोटा नोट, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, ज़्यादा बड़ा नोट जो होगा, सबसे बड़ा वो 100 रुपये का नोट होगा, तो उसमें कोई भी अपने घर में या कहीं नहीं रख सकता है। और टोटल जो बड़ा लेन देन होगी तो सब बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू और दूसरे जो नेटवर्किंग और उसके थ्रू होगी। तो उसमें जैसे वो लेन देन करेगा उसका एक सर्टेन हम फिक्स करेंगे कि अपने आप उसका कट जाएगा, और उसी से पूरा अर्थव्यवस्था चलेगी। तो छोटे ऊपर व्यक्ति के ऊपर कोई टैक्स का लायबिलिटी नहीं पड़ेगी, और वो हमारी जो बीच का ये जितना टैक्स होता है उससे ज़्यादा शोषण अधिकारी कर्मचारी अपना घर भरते हैं, तो वो बीच वाला सब खत्म हो जाएगा। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो चाइना में बहुत खराब स्थिति थी, वहाँ बहुत लोग मादक द्रव्यों का इस्तेमाल करते थे, तो ऐसा वहाँ का शासक बना कि उसने सब खत्म कर दिया, और अगर उसने किया किसी ने तो उसको सीधा बहुत कठोर का दंड दिया। आज की तारीख में पूरे देश में जो नौजवान है और वृद्ध है, वो भी ऐसी गांव में दुर्व्यवस्था ऐसी व्यवस्था हो गई है कि कोई आदमी अपनी बेटी की उसकी शादी होती है तो वो ये सोचता है कि कैसे हमारे बेटी की शादी हो जाए, यहाँ पर कोई बवाल शराबी ना करे। इतना नया लड़का पुराना लड़का सब शराब में डूबा हुआ है, मादक द्रव्यों में डूबा हुआ है। हमारे देश की जनरेशन बहुत खराब हो रही है। जब व्यक्ति नशे के शिकार हो जाएगा तो जो बहनें, जो बेटियां बड़े प्यार और स्नेह से माँ बाप पढ़ाता लिखाता है, और जब वो पहले दिन जयमाल पढ़ती है तब दूल्हा जो है वो शराब पी करके आता है। जब पहले दिन वो बेटी के साथ जाता है और पहले सुहाग रात होती है तो उसमें भी वो दारू पी करके जाता है, तो उसका सपना हमेशा जिंदगी का चकनाचूर हो जाता है। और माँ भी अगर रोकती है तो माँ का भी दारू में, तो माँ को मर्डर हो जाता है, बाप के भी मर्डर हो जाते हैं। बहुत मारपीट होती है, बहुत खराब स्थिति है। दारू ऐसी चीज है कि पूरा सब सिस्टम सामाजिक ताना बाना सब छिन्न भिन्न कर दिया है। तो हम नए सिस्टम से नौजवानों को ऐसा प्रेरित करेंगे कि हम उनमें कुछ करने की ऊर्जा आए, इन सब चीजों में ना ये सब दुर्व्यसन से ना फंसे, और उसको जितनी इससे टैक्स से पैसा मिलता है उससे ज़्यादा बीमारी में पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो वो हम व्यवस्था लागू करेंगे कि कोई बीमार ना हो, उसको पैसा टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वैसे के माध्यम से, सरकार के माध्यम से ऐसा उसको जागरूकता पैदा करेंगे कि लोग अमृत बेला उठें। जो सुबह अमृत बेला उठते हैं सूर्य निकलने के पहले, और प्राणायाम और योगा से या उससे या अपने कर्म से या घर में काम करने से, फिजिकल काम करने से शुरू करेंगे तो पहले कोई बीमार नहीं होता था। सबसे ज़्यादा खान पीन का जो स्थिति है वो बहुत खराब है। जो लोग डिब्बा बंद चीज़ें खाते हैं, इसमें रासायनिक की चीज़ें पड़ी होती हैं, जहर। वही आपका बिस्कुट आप 6 महीना रख लो,
तब भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। आटा जो उसका आता है पता किसी का, उसको 6 महीने रख लो तब भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। और घर में अगर आप पिसा करके रखिए 15 दिन में भी सूड़ी पड़ जाएंगी। तो उसमें जहर होता है। तो डिब्बा बंद चीज़ें और जितनी ये बाहर की चीज़ें जो कोल्ड ड्रिंक नेचुरल नहीं है, मतलब, ये जो पीते हैं लोग और बाहर का जो भोजन करते हैं, ये भोजन नहीं बल्कि जहर होता है, धीरे धीरे करके उसको बीमार करके। और आज की तारीख में घर घर में आपको बीमार आदमी मिल जाएगा। और जितना फिजिकल बीमार है उससे ज़्यादा मेंटल भी है। तो फिजिकल तो आप इलाज करवा सकते हैं, लेकिन मेंटल का इलाज नहीं करवा सकते हैं। उसका तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई एक इलाज है तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, 7 दिन का कोर्स होता है, 1 घंटे का कोर्स होता है और उसमें कोई भी शुल्क नहीं लगता है। ये कहाँ पर है? ये हम कानपुर में आपके कम से कम 20 सेंटर हैं हमारे। 20 सेंटर? 20 सेंटर से कम नहीं। और सब आजीवन ब्रह्मचारी बहनें निस्वार्थ उसको सिखाती हैं और कोई उसमें पैसा नहीं लगता है। कैसे आपका मानसिक संतोष रहे, कैसे आपके क्या संस्कार हों, तो वो सब आचार विचार संस्कार सबके बदल जाते हैं। और जो मेंटल मतलब बहुत शांति कैसे रहे, उसी में शांति और उसमें सिर्फ मेंटल शांति ही नहीं बल्कि कैसे हमारे संस्कार बदल जाते हैं, सब चीजें बदल जाती हैं। जैसे अब अगर हम बात करें कि अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, बाबा जी मुख्यमंत्री हैं जी, तो आपको बाबा जी कैसे लगते हैं? देखिए बाबा जी जिसकी पृष्ठभूमि से जो आदमी काम करता है शुरुआत से, तो उसी पर उसको ज़्यादा उसका दिमाग रहता है। तो बाबा जी धार्मिक प्रवृत्ति की हैं और वो एक मठ के मठाधीश हैं। मठ के मठाधीश हैं मठ के वो हैं, वो तो गोरखनाथ के उसका वहाँ के। तो उनका सिर्फ उस पर फोकस ज़्यादा रहता है, धर्म पर और हिंदुत्ववादी राजनीति पर फोकस रहता है। अगर वो एक्चुअली जो जन्म आधारित सामाजिक व्यवस्था है जी, उसकी जगह अगर कर्म आधारित सामाजिक व्यवस्था वो कर दे तो बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। लेकिन वो कर्म आधारित ना करके जन्म आधारित करते हैं, तो जिसमें 90% जिनकी आबादी है वो अपने अधिकारों से वंचित हो रहे हैं और 10% लोगों को सिर्फ लाभ हो रहा है। तो इसलिए वो जो अंदर वो है वो अंदर गड़बड़ है। और वो जो है लोग इतना दहशत में है, डर में, भय में है जी रहे। ये किसके डर भय में? सरकार। और ये आप देखिए सरकार किसकी है? अब जिसकी जात पे अगर हम जात वाइज बात करें, जातियों के हिसाब से देखिए ऐसा है कि ये कहने की बात नहीं, ये तो आम आदमी सब महसूस कर रहा है कि किसकी है। हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि हमको कहना नहीं चाहिए किसी के किसी जात के। हमको योगी जी ने तो ठीक काम किया, बहुत सारे माफियाओं को खत्म कर दिया, ये तो ठीक किया है ना, इससे सहमत नहीं आप? वो योगी जी अगर माफियाओं को खत्म किया, लेकिन अगर वो बहुजन समाज की जगह अगर सर्वजन समाज के माफियाओं को खत्म किए होते तो उनकी तो फिर वो फिट बैठते आदर्श हो जाते। लेकिन वहाँ जो उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, कर्म आधारित वही वाला में आ गया। आपके कहने के सेंस है जो मतलब जातियों के हिसाब से जो लोग गुरु बने बैठे हैं, जो सिस्टम को चला रहे हैं, जिन्होंने पूरा डिस्प्यूट कर रखा है, जिन्होंने पूरी से ऊपर से ही चक्का गड़बड़ कर दिया है, उसी की बात कर रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? वही। तो उनको ठीक करने की जरूरत है। पूरे का सबका सिस्टम पूरा ठीक करें, एकदम इक्वल होना चाहिए। न्यायपूर्ण व्यवस्था लागू होनी चाहिए, अन्यायपूर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। न्याय तो हो रहा है अभी, भेदभाव खत्म हो जाना चाहिए। और जो जाति आधार पर भेदभाव है वो जब तक नहीं खत्म होगा तब तक न्याय इस देश में नहीं मिल सकता है। और जब तक इस देश में जातियां रहेंगी और जातियों को चलाने वाले प्रमोशन करने वाले लोग रहेंगे तब तक इस देश में बदलाव नहीं हो सकता है। तो ऐसे तो जात का प्रमोशन आप भी कर रहे हैं। हम जात का नहीं कर रहे। हाँ। हम जिस मतलब कर्म आधारित व्यवस्था कर, हमारी तो कंसेप्ट कर्म आधारित है। बाबा साहब का तो कंसेप्ट है कि जात तोड़ो समाज जोड़ो, तो वो हमारा कंसेप्ट है। बाबा साहब का कंसेप्ट हमारा कंसेप्ट है।
मानवर कांसीराम साहब का कंसेप्ट हमारा कंसेप्ट है। हम्म, हम 1 इंच भी हम्म, संविधान से हट करके और बाबा साहब की आइडियोलॉजी से हट करके और मानवर कांसीराम की साहब की आइडियोलॉजी से हट करके 1 इंच भी इधर उधर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं नहीं करेंगे। करते। जिस मतलब उम्मीद या जिस मन से जुड़े थे, जिसको बोलेंगे बसपा में, हाँ, उसी मन से, उसी आइडियोलॉजी से, उसी कंसेप्ट पे अभी भी काम कर रहे हैं। हम उससे भी 4 कदम आगे सोच करके चल रहे हैं। पहले तो हमारा वो स्टार्टिंग थी, लेकिन अब हम मैच्योर हो गए हैं और मुझे और हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो अब तो हमारा बिल्कुल ये है कि हजारों साल से ये व्यवस्था कैसे खत्म चरमराई हुई है और इसको कैसे कैसे चलाया गया है। और हमारा अगर एक बार सेंटर में सरकार हम लोग बना ले गए तो इस देश को हम सोने की चिड़िया जो कहा जाता है ये फर्जी, अब कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएं। हम एक्चुअली भारत को विश्व गुरु बनाएंगे क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और आत्मा का कोई ना जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई देश है, ना कोई मजहब है। आत्मा सब भाई भाई है। वसुदेव कुटुंबकम के हमारा कंसेप्ट है। तो हमारा वो कंसेप्ट रहेगा, पूरा विश्व हमारा आत्मिक भाई है और सब एक हैं। हम सब एक हैं और हम उस कंसेप्ट को लागू करेंगे और पूरे ऐसा भाईचारा विश्व में दिखाएंगे कि हमारा कोई भी दुश्मन नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम विपक्ष को भी विपक्ष की हैसियत से नहीं, ये नहीं कि तुमने ये गड़बड़ किया था, हमारा गड़बड़ हो रहा था, तुम ये बता रहे हो, हम ये नहीं, हमारी जो गड़बड़ी है उसको हम स्वीकार करेंगे और कैसे आपसे भी सलाह लेंगे विपक्ष से कि आप भाई बताइए कि इसको कैसे ठीक किया जाए। हम उस ईमानदारी से काम करेंगे। ठीक बात। अब हम आएंगे दलित समाज की चर्चा पर कि इस समय की स्थिति क्या है। आप बताइएगा, आप तो बस बहुजन समाज पार्टी जो है एकदम शट डाउन हो गई है जी, तो अभी तो सब बिखरे हुए हैं, इन पे आपकी क्या राय है? इनको कैसे जोड़ेंगे? ऐसा है कि ये इसमें इस टाइम इन बहुजन समाज में ये दलित ही नहीं बल्कि पिछड़े समाज में भी आज की तारीख में बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। और जो बीजेपी ने इस चीज़ को बड़े पैमाने पर अध्ययन करके पकड़ा हुआ है, वो नेताओं को मिला लेते हैं और उनकी भागीदारी ज़्यादा दे देते हैं, मतलब कम नहीं देते। दूसरे लोग उतनी भागीदारी नहीं देते, लेकिन बीजेपी भागीदारी दे देते हैं। वो विधायक की टिकट भी दे देंगे और सब जगह जातियों का समीकरण बना करके कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जीत करके आए, जीत के हिसाब से फिट कर देते हैं। जीत के हिसाब से फिट कर देते हैं। लेकिन वो जात के आधार पर लोग वोट दे देते हैं कि उनकी जात का आदमी टिकट जीत तो गए, जीत जाएगा, सरकार बन गई। लेकिन वो फिर जीरो हो जाता है। उसका उनकी आइडियोलॉजी जो है वो वही लागू करते हैं। वो सिर्फ हाथ उठाने वाले लोग होते हैं, लेकिन उसमें उनकी जबान में ताला लग जाता है और वो कोई भी काम। आपके दलित समाज से ही आते हैं चंद्रशेखर रावण जी, उनसे आपकी मुलाकात हुई? 2 बार इसमें नीरज पटेल की, अभी जब पहली बार माँ खत्म हुई थी तब उनके उसमें गए थे, जो स्मृति दिवस मनाया गया था। और इसके बाद अभी पिताजी खत्म हुए तब वहाँ पर मुलाकात, तब वहाँ पर सिर्फ ऐसे दुआ सलाम हुई, बाकी हमारा कोई पॉलिटिकल कोई बातचीत नहीं। और मानवर कांसी वो मौर्य जी जो वहाँ लड़ रहे थे चुनाव कुशीनगर में पिछला, तो वहाँ पर भी चंद्रशेखर जी आए थे। तो चंद्रशेखर रावण साहब की आइडियोलॉजी में और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की आइडियोलॉजी में फर्क कहाँ है? नेता तो एक ही समाज के हैं। नहीं, मौर्य जी मोस्ट बैकवर्ड को बिलोंग करते हैं और चंद्रशेखर जी अनुसूचित जात को बिलोंग करते हैं। काम दोनों तो एससी के लिए कर रहे हैं ना? नहीं, एससी के लिए नहीं, पूरे बहुजन समाज के लिए कर रहे हैं। बहुजन समाज मतलब ओबीसी प्लस एससी, जो लोग बिछड़े हुए हैं। हाँ, जो जाति व्यवस्था के शिकार लोग हैं, उसमें माइनॉरिटी भी आती है। अच्छा। हाँ, तो उनके लिए कर रहे। अब अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। मौर्य जी अपने हिसाब से काम करते हैं और चंद्रशेखर जी अपने हिसाब से काम करते हैं। चंद्रशेखर जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, यूथ है, यंग है, साथ में आ जाएंगे तो पार्टी और मजबूत हो सकती है। आपके समाज के भी हैं।
तो वो चुनाव में देखा जाएगा आगे चल के हम लोग क्या करेंगे। पहले तो हम लोग अपनी पार्टी को, हमारी अभी पार्टी खड़ी हुई है, बल्कि अभी 2 जनवरी को ही हमारी पार्टी इसी 2 दिन मतलब हमारी पहले हम लोग राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी में बनाई गई थी। तो उसमें जिन्होंने मौर्य जी को हैंडओवर किया था तो 2 बार चुनाव लड़ चुके थे विधानसभा का। तो चुनाव चिन्ह जो उनका था तो वो इसके बाद खत्म हो जाता, तो कहीं केतली मिलती, अब कहीं वो हॉकी मिलती, कहीं बाल मिलता, तो इसलिए वो फिक्स नहीं हो पा खत्म हो जाता। तो इलेक्शन में कैंपेनिंग में दिक्कत आती होगी। नहीं, वही नहीं, हम सक्सेस नहीं हो पाते। तो फिर इस बार एक सुप्रीम कोर्ट के वकील और वो चुनाव आयोग में काम करते, तो उन्होंने पार्टी बना रखी अपनी जनता पार्टी, और उसमें सब खाली रखे थे पद, सिर्फ अपना अकेले उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी का एक और मेंबर बना कर छोड़ रखा था। तो उन्होंने लगभग 1200-1300 पार्टियों का रजिस्ट्रेशन लोगों को पूरे देश का वो करवाते, मतलब चुनाव आयोग में, मतलब उनका अक्षर में सुप्रीम कोर्ट के वकील है। तो उन्होंने ये देखा कि इस देश में बाकी तो लोग, उन्होंने अध्ययन किया, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, नया है, मुस्लिम है, शादाब खान नाम है उनका। तो वो बिहार के रहने वाले, दिल्ली में रहते हैं। तो वो पूरा देश में घूमते हैं, जहाँ राजनीति का सब लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो सब उनको पकड़ते हैं, अनुभव है उनका। तो उन्होंने पूरे देश में घूमा तो ये देखा कि इस देश में व्यवस्था परिवर्तन अगर कोई कर सकता है, बाकी लोगों को जो उन्होंने अंदर से टटोला तो उसमें उन्होंने अंदर कुछ बाहर कुछ देखा। लेकिन मौर्य जी को उन्होंने देखा कि इस देश में एक ही आदमी ऐसा है जिसकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है ओबीसी की, 52% 100 में है, और मोस्ट बैकवर्ड में उनमें फॉरवर्ड बैकवर्ड मोस्ट बैक या तो फॉरवर्ड है, लेकिन मोस्ट बैकवर्ड की आबादी लगभग 40% के लगभग है और फॉरवर्ड की 10% 12% है। तो वो उसका मोस्ट बैकवर्ड का और मोस्ट शेड्यूल कास्ट का बड़े पैमाने पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ बड़ी फॉलोइंग है। तो वो जो फॉलोइंग है और मौर्य जी का जो संघर्ष है वो कंप्रोमाइज नहीं करते हैं और दाढ़ करके बोलते हैं और संघर्ष करते हैं। तो वो दूसरे नेताओं में उन्होंने देखा कि वो शादाब खान ने देखा कि वो नहीं है, तब मौर्य जी से उन्होंने संपर्क किया और कहा कि आप जो है हमारी पार्टी को आप ले लीजिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे यहाँ कोई सब खाली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए और आप इसको चलाइए, और आप, हमको उम्मीद है कि आप से हम लोग 2027 में उत्तर प्रदेश में हम आगे कर बढ़ेंगे और 2029 में हम केंद्र में भी। ठीक बात। अभी की जो भाजपा की जो राजनीति है दलित समाज को लेकर, वो कैसी है, इसमें आपकी क्या राय है? भाजपा जो लाभ ले रही है वो हम लोगों के फूट का लाभ ले रही है, और जो मानवर कांसीराम साहब ने कंसेप्ट दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मानवर कांसीराम साहब ने छोटे से, अब आपको एक उदाहरण बता दें कि हरियाणा में चुनाव हो रहा था, तो जब पार्टी बनी थी नया, तो वहाँ पर मानवर कांसीराम साहब ने सब जातियों के लोगों को टिकट दी। तो एक रिजर्व सीट थी, तो वहाँ पर उन्होंने चमार समाज को भी टिकट दे करके उसमें फाइनल कर दिया। तो एक बहलिया था, चिड़ी मार जिसको बहलिया कहते हैं, तो वो आया, जब उसने देखा कि सब जातियों को दे रहे, तो वो आया कांसीराम साहब के पास और उसने कहा कि साहब हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा तेरे वोट कितने, तो उसने बताया कि शायद 1000-2000 वोट थे विधानसभा में। तो उसने कहा कि, तो कांसीराम साहब ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम इसके कम वोट हैं लेकिन इसके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा हुई। तो वहाँ पर जिसको टिकट दिया था उसको बुलाया कि तुम टिकट वापस कर दो और हम इसको चुनाव लड़ाएंगे। चमार की जिसके ज़्यादा वोट थे उसको कहा कि तुम टिकट वापस कर दो, हम इसको लड़ाएंगे। तो उसने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि हम इस दूसरा 30 लेटर जारी करके और लेटर जारी कर देंगे, इसको हम चुनाव लड़ाएंगे। तो वो चुनाव लड़ा। तो चमार जो चुनाव लड़ा था निर्दलीय, उसको 300 वोट मिला, लगभग 300, और जो बहलिया चिड़ी मार लड़ा उसको 10,000 वोट। किस विधानसभा की बात बता रहे हैं? ये हरियाणा में कोई विधानसभा थी, हरियाणा पुराना बहुत पुरानी रिकॉर्ड है। तो वो अपने पूरे प्रदेश का
नेता बन गया वो। तो कांसीराम साहब लीडरशिप नीचे से डेवलप करते थे, बहुत बड़ी सोच थी मानवर कांसी। ढूंढ लेते थे कौन काम करे। नहीं, काम करने वाला जात थी तो हर जात का लीडर पैदा करते थे, तो इसीलिए हमारी भी उसी से उत्पत्ति हुई। यही उनकी लेगेसी रही। वही लोगों को, अच्छे लोगों को निकालना था। अच्छा, राजनीति में युवाओं को बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, हर समाज से आते हैं, तो लोगों में आज भी अगर हम बात करें तो अवेयरनेस बहुत कम है, मतलब उनका इंटरेस्ट अगर पूछा जाए तो राजनीति में कम पाया जाता है। तो इसमें आपको क्या लगता है, अगर इसमें अवेयरनेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? राजनीति में नौजवानों का बहुत जरूरी है कि उनके अंदर जागरूकता होनी चाहिए जी, और देश के भविष्य के लिए और उसके साथ अपने भविष्य के लिए, अपनी जनरेशन की भविष्य के लिए चिंतन करना चाहिए। और वो लोग आज की तारीख में अपने अपने स्वार्थ में और अपने अपने विलासी जीवन के लिए ही सोचते हैं, लेकिन हमारा भविष्य उज्जवल कैसे होगा, हम स्वस्थ कैसे रहेंगे, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और वैभवशाली भारत कैसे बनेगा, और हमारा समाज कैसे बढ़िया बनेगा, इसके लिए भी चिंतन करना चाहिए, तभी हमारा देश आगे जा सकता है। इस देश में अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, अन्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था, अन्यायपूर्ण भागीदारी, अन्यायपूर्ण समृद्धि और अन्यायपूर्ण वितरण, सब कुछ अन्याय पर आधारित है, न्याय पर कुछ है नहीं। इसी के कारण हमारा देश बहुत पीछे चला जा रहा है। डायमंड का कोई आपका 90% आबादी वाला कहीं कुछ नहीं मिलेगा, गोल्ड के जो माइनिंग है वो कहीं नहीं मिलेगा, जितनी भी माइनिंग और ये जो अर्थव्यवस्था है वो चंद लोगों के हाथ में पूरी है। ठीक बात, और कहीं कुछ नहीं है। ये बताइए कि आप तो मुलायम सिंह यादव जी की जब गवर्नमेंट रही तब भी आपने काम किया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी रही, और फिर अभी अखिलेश यादव जी आए, फिर योगी जी आए, तो अभी तक का कार्यकाल आपको किसका पसंद आया? सबसे बढ़िया अगर कार्यकाल रहा हो, सबसे बढ़िया उत्तर प्रदेश में जी, तो मायावती से कार्यकाल किसी का अच्छा नहीं रहा। क्या खासियत रही उसका? मायावती का डिसीजन लेने की, क्विक डिसीजन लेने की क्षमता थी, और मायावती जी कभी कंप्रोमाइज नहीं करती थी, चाहे वो डीएम हो, चाहे कितना बड़ा आदमी हो, अगर उनके दिमाग में चढ़ गया कि ये गड़बड़ है तो उसमें 2 मिनट में उसके खिलाफ एक्शन होता था। अब कैसे एकदम सरेंडर है? अब तो ये उनसे पूछिए। ठीक बात। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? राहुल गांधी अच्छे काम किया उसने। मानवर कांसीराम साहब ने जब समाज को तैयार करना था तो वो हमारे पास संसाधन नहीं थे, गरीब लोगों की जमात है, तो उसको मानवर कांसीराम साहब नेतृत्व करते थे। तो मानवर कांसीराम साहब 2 पैर की साइकिल से और 2 हाथ 2 पैर के माध्यम से बड़े बड़े लोगों से लोहा लेकर के देश की राष्ट्रीय पार्टी बना दिया था। लेकिन जब से चापलूस चमचे वाली रणनीति पैदा हुई बीएसपी में, तो वो सब कोलैप्स विलासता वाले लोग आते गए और कैडर वाले लोग खत्म कर होते गए। तो कांसीराम साहब ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4200 किलोमीटर साइकिल रैली, स्वयं साइकिल चलाई थी। तब अपने लोगों को कहा था कि 100 किलोमीटर हमारे साथ चलिए, कश्मीर से शुरू किया था, और फिर आप वापस हो जाइए, वहाँ से दूसरा ग्रुप हमारे साथ चलेगा। और कांसीराम साहब 4200 किलोमीटर साइकिल चलाई थी। तब अपने लोगों से कहा था कि तब आप 200 किलोमीटर साइकिल चलाइए। इस बार मौर्य जी से चलवा दीजिए। हम लोग कानपुर से दिल्ली तक हमने साइकिल चलाई है। कानपुर से दिल्ली तक हमने साइकिल, मानवर कांसीराम साहब की जो 4 कार्नर से साइकिल रैली रखी गई थी, तो उसमें बिहार के कार्नर से जो साइकिल रैली आ रही थी, तो वहाँ पर हमने यहाँ पर उनको रुकवाया, भोजन भी दिया था, और उसी में हम लोग अपने ग्रुप को लेकर के गए थे। तो दिल्ली तक हमने भी साइकिल चलाई है। मान लीजिए और राहुल गांधी जी ने जो पद यात्रा की, वो उसको उससे जोड़ा गया और उसने उसमें देखा, गरीबों को भी देखा, तो उसका कंसेप्ट अच्छा हुआ। लेकिन वो कहीं कहीं थोड़ा सा, जैसे अमेरिका में जा कर के उसने बोल दिया कि अगर हमारी, लोगों ने उसमें कहा कि क्या करोगे, तो कहने लगा हमारी अगर सरकार आएगी, तो कहने लगे नहीं तुम्हारे यहाँ तो आरक्षण वाला बड़ा खराब है, तो उसने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। तो जब उसका ये आ गया, तो इसके बाद जो चुनाव हुए, तो लोगों को समझ में आ गया कि ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो वो कहता कुछ कर,
तो लोगों का विश्वास खत्म हो गया, तो वो गड़बड़। ये लेकिन एक चीज जो मैंने देखी हुई है कि जब लोग मतलब बड़े राजनेताओं की हम बात करें, हम नाम नहीं लूंगा, जो भी बड़े लोग हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे जो पार्टी को चला रहे हैं या बड़े पदों की उम्मीदवार हैं, इन लोगों की जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो किसी न किसी एजेंसी के थ्रू रहती है, अपनी पार्टी के लोगों के थ्रू रहती है, तो वो भी मैनिपुलेटेड रहती है। बिल्कुल अच्छा, एक सर बताइए आप, जिसका सहारा होता है उसका इशारा आ जाता है। मानवर कांसीराम साहब कहते थे कि जिसका सहारा होता है उसका इशारा आ जाता है, उसके इशारे पर उसको मजबूरी में काम करना पड़ता है। और मानवर कांसीराम साहब कभी किसी का सहारा नहीं लिया। एक नोट और एक वोट की राजनीति उन्होंने की, जिसके कारण 2 रुपए सिर्फ उदय प्रकाश जी के चरखारी से विधायक हुए, वो 2 रुपए लेकर के गए थे दिल्ली में, वाम सेप के लोग और वो लोग लेकर के उनको गए थे और उसको टिकट दिया था। कानपुर में जो महेश वाल्मीकि था, आर नगर जनरल सीट से वाल्मीकि को लड़ाया था और मैं पूरा सब देखता था, मैं बीएसपी पूरा चलाता था यहाँ, और वो उसको टिकट दिला करके लाए थे और 100 रुपए का नोट उसने नारा में यहाँ पजामा में उसके पास ये नहीं था कि पूरा नामांकन का पैसा 100 रुपए थे अकेले, उसके पास 100 रुपए थे, उसको मानवर कांसीराम साहब ने लड़ाया था, विधायक बनाया, बड़ी बात थी। तो वो जमीन का आदमी को अगर आप कैडर वाले को पढ़ोगे और जहाँ आपने साधन वाला देखा, पैसा वाला देखा, फिर आपका सिद्धांत सब बिखर जाए। ठीक बात। अगर हम 5 बड़े बड़े कामों की बात करें उत्तर प्रदेश के लिए, क्या क्या ज़रूरत है? जैसे कि महंगाई बहुत है और जीएसटी का आप देख ही रहे हैं, टैक्सेशन भी बढ़ चुका है, और मतलब जॉब वैकेंसीज की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सारा है, तो इस पे आपका क्या रुख है? देखिए, ऐसा है कि आप इस देश में ऐसा व्यवस्था, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन ऐसी व्यवस्था बना दी गई है, बनाई दे रहे हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया वो और उसमें इम्प्रूव करते खत्म करते चले जा रहे, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। बहुत ही उनकी एक जो वो है टीम है, वो बहुत अंदर से जो वो करती रणनीति बनाती है और वो फिर इम्प्लीमेंट सरकार के माध्यम से होता है। तो जो 12,000 रुपये में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लड़का, चाहे वो वाल्मीकि का हो चाहे ब्राह्मण का हो, 12,000 रुपये में अगर वो नौकरी करेगा लखनऊ में, क्या कमरा लेगा, क्या खाएगा, क्या माँ बाप को लेगा, क्या बच्चे को पढ़ाएगा? ठीक बात। तो वो तो पूरा सिस्टम सब कोलैप्स होता जा रहा है, फ्यूचर खत्म होता जा रहा है, लोगों को दारू गांव-गांव में ठेके खुलाए जा रहे हैं, तो वो सब व्यवस्था एकदम से कोलैप्स होती चली जा रही, मतलब बंद होने चाहिए सब। भाई आप जब उसका इतना बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार होना चाहिए, उसके दुर्गुण बताए जाने चाहिए, बल्कि उसको अगर प्रमोशन किया जाएगा तो, और टैक्स को वसूली के चक्कर में तो सब खत्म हो जाएगा। तो वो जो है हमारा नौजवान बेरोजगार होता चला जा रहा है, और वो माँ बाप जो किसी ज़माने में बच्चे को कहते थे बुढ़ापा का सहारा बनेगा, वो माँ बाप के मौत का सहारा आज की तारीख में हर माँ बाप अपने बच्चों से दुखी है। उसके पढ़ा लिखा कर तैयार करता है, उसकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, उसके 1-2 बच्चे हो जाते हैं और उसको रोजगार मिलता नहीं, तो टेंशन माँ बाप के लिए बोझ बन जाता है, तो टेंशन बन जाता है, उसी में माँ बाप टेंशन में ही खत्म हो गए। ठीक बात। थोड़ा सा अगर हम पॉलिटिकल बात करें कि जैसे आज के टाइम पे सोशल मीडिया की भी राजनीति है, हाँ, एक जमीनी स्तर की है जो आप लोग 30-40 सालों से करते हुए आ रहे हैं और बड़ी लेगेसी हो गई आपकी, हाँ। तो सोशल मीडिया पे क्या इम्पैक्ट रहता है? करनी चाहिए ये, मतलब बेनिफिशियल है, लोगों तक अपनी बात पहुंच पाती इसके जरिए, जो आप समझाना चाहते हैं? हम लोग बीजेपी में भी रहे जी, बीजेपी का ऐसा है जैसे कोई चीज है, जैसे 100 रुपए का नोट है, असली नोट है 100 रुपए, और 1 लाख उसको लोग ये कहते कि ये नकली है, तो कोई उसको नहीं लेगा। और 100 रुपए का नकली नोट है और उसको 1 करोड़ लोग कहते हैं कि ये असली है, तो लोग असली मान जाएंगे। तो यही चल रहा है क्या? तो ये पूरी तरह से पूरा मीडिया,
पूरी की पूरी मीडिया उन्होंने। ये आपके जो है, जो आपने बताया, इसको हम थोड़ा कनेक्ट कर देते हैं और सही से जो है ऑडियंस को समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कैंपेन चलाया गया सोशल मीडिया के टर्म्स में, और उसमें लोग आईटी सेल का मतलब अपनी खुद की आईडी बना के वो लोग खुद कमेंट करते हैं, अपनी खुद ही तारीफ कर रहे हैं, तो ये हो गए 1 करोड़ लोग जो आपने बताया। अगर सही साबित करना है तो उसी को सही कर दिया, अगर गलत करना है तो विपक्षी को गलत भी कर दिया। और कोई चीज, ये अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि कोई चीज अगर 100 बार बोली जाए तो असली चीज नकली हो जाएगी और नकली चीज असली हो जाएगी। और टीवी में और सोशल मीडिया में अगर कोई जो देखता है, खोलता है, तो जो दिखता है वही बिकता है, तो लोगों के अंदर मेंटल वो यहाँ पर फीड हो जाता है, तो वही उसको दिखाई देता है, कर देते हैं। तो वो बिल्कुल उसी वजह से बिल्कुल उल्टा सब हो रहा है, उसी वजह से हो रहा है। तो सोशल मीडिया का और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है देश को पीछे ले जाने में और नौजवानों को भविष्य खत्म करने में। ये बहुत मीडिया का रोल है, बहुत बड़ा रोल है। ठीक बात। और इसी पॉडकास्ट के साथ, इसी वार्ता के साथ, इसी बातचीत के साथ हम देंगे विराम। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपने अपनी जनता पार्टी, राइट, तो उसके बारे में भी आपने बताया, जो कि अभी नई बनी है, हाल ही में गठन हुआ है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप सारे दर्शक जुड़े रहिए। और पूरा जीवन परिचय इसलिए जैसे इनका किया सर का, उससे आपको पता चलेगा यार कि क्या उतार चढ़ाव है, लोग किस आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, इनके सिद्धांत क्या हैं। और बिकॉज हर जगह जा के समझाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नए पॉडकास्ट के साथ। अगर आप किसी और नेता को बुलाना चाहते हैं जो आपके चहीते हैं, बड़े भाई हैं, आप उनका नाम कमेंट करिए, हम उनको जरूर बुलाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। परमात्मा